अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं और वो है फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस। ठीक है, फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस। ओके, नॉर्मली इसकी थ्योरी समझोगे ना तो मजा आएगा। बेसिकली इसका डायरेक्ट फार्मूला भी आपको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने एक कर्व सरफेस ली है, गॉट इट, इसके ऊपर लिक्विड है, समझ गए। अब इस कर्व सरफेस पर मुझे फोर्स निकालना है। ठीक है, तो इस कर्व पर हम दो फोर्सेस निकालकर उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। पहला होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स, दूसरा होगा वर्टिकल फोर्स। गॉट इट। तो एग्जैक्टली इशू यह है कि यहाँ पर फ्लूइड जो है वो फोर्स कैसे एक्सर्ट करता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर ये फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस है और फोर्स एक फैक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग डायरेक्टली फोर्स टोटल निकालना मुश्किल है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से पार्ट पर फोर्स निकालते हैं और उसको इंटीग्रेट करें। लेकिन उसमें भी हम लोग जैसे पहले वर्टिकल फोर्स निकालना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर वर्टिकल फोर्स निकालने के लिए हमारे पास में टेक्निक क्या होगी? हम एक, बोलो, स्मॉल एलिमेंट लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने। सपोज दैट एलिमेंट इज दिस दिस एलिमेंट हैज सरफेस एरिया dA। ठीक है, इस एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है? इधर लग रहा है। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। समझ में आया? अब मुझे जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट किस सरफेस पे लगेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल फोर्स किस सरफेस पर लगेगा? वर्टिकल। जैसे फोर्स कहाँ पे लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर वर्टिकल सरफेस होगी तो फोर्स क्या लगेगा उस पर? हॉरिजॉन्टल। बॉटम है, बॉटम पे फोर्स क्या लगता है? वर्टिकल। बॉटम इज फ्लैट। तो जब मुझे वर्टिकल फोर्स निकालना है तो ये सरफेस का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पर आएगा। कहाँ पर आएगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो टेक्निक होगी कि एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे dA। ठीक है, और उस स्मॉल एलिमेंट पर वर्टिकल फोर्स will act on horizontal projection of surface। फॉर एग्जाम्पल सरफेस क्या है? ये है, यस और नो, डी ए। तो इस सरफेस का ये जो है वो क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और ये क्या होगा? वर्टिकल प्रोजेक्शन। समझ गए? समझ गए? तो इस सरफेस पर क्या लगेगा? वर्टिकल फोर्स लगेगा। और इस सरफेस पर क्या लगेगा? हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा। समझ गए? अब अगर मुझे यहाँ पर वर्टिकल फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन रहेगा, ये मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया। ठीक है, अब यहाँ पर भी दिखाता हूँ कि इस सरफेस का वर्टिकल प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आ गया। नाउ फॉर वर्टिकल फोर्स किसके कारण अराइज होता है? ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड।
for vertical force on which surface? DAH. That force is equal to what? Pressure into एरिया. एरिया कौन सा होगा? ठीक है. प्रेशर किसके बराबर है? यहां पे प्रेशर किसके बराबर है? अगर मान लीजिएगा कि ये एच हाइट है तो प्रेशर होगा एच रो जी इंटू डी एच ओरिजिन. तो ये आया एच इंटू डी ए हॉरिजेंटल इंटू रो जी. ये किसके बराबर आएगा? देखो ये डी ए हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया हो गया इंटू एच, यानी कि इस पूरे सरफेस का वॉल्यूम आ जाएगा, इस पूरे पाइप का, इस पूरे पाइप में आने वाले लिक्विड का वॉल्यूम आ जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? डीवी रोज आया, डीवी रोज. अब सारे फोर्सेस, ये सारे वर्टिकल फोर्सेस जो हैं वो डाउनवर्ड होंगे. तो टोटल वर्टिकल फोर्स, टोटल वर्टिकल फोर्स, इसका इंटीग्रेशन करके निकलेगा डीवी रोजी, है ना. रोजी कांस्टेंट, डीवी का रोजी कांस्टेंट, डीवी का इंटीग्रेशन आ जाएगा वी, है ना, 0 टू वी है ना. तो टोटल वर्टिकल फोर्स क्या आ गया? वी रोजी. वी रोजी का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अबोव सरफेस, कर्व्ड सरफेस. ओके. ऐसे ये एक स्ट्रेट लाइन ही आपका आंसर. समझ गए? मैं वापस से क्लियर करता हूँ. डेरिवेशंस जो है वो इसलिए बताता हूँ कि इससे क्लियरिटी आती है कि किस तरह से आया, है ना. एक बार फिर वापस से समझाता हूँ. दिस इज ए येलो कर्व्ड सरफेस. इस कर्व सरफेस पर आपको सबसे पहले मैंने ये बताया, ध्यान से समझना, बिल्कुल आवाज करे बिना, कि फोर्सेस जो हैं वो कैसे कैसे लग रहे हैं सरफेस के परपेंडिकुलर. बिल्कुल आवाज नहीं, ध्यान से समझना. तो डी एफ डी एफ डी एफ ऐसे लग रहे हैं. अब जब मुझे फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज हो रही है कर्व सरफेस पर, डेफिनेटली चेंज होगी, है ना. तो मुझे टोटल फोर्स निकालने के लिए यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों निकालना है. तो मैं एग्जैक्टली एक स्टेप में निकाल नहीं सकता. उसका कारण क्या है? डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है. तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट लेना पड़ेगा डीए. एकदम क्लियरिटी ऑफ थॉट था कि एक स्मॉल एलिमेंट लिया, वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स उस पर जब निकाला जाता है तो वर्टिकल फोर्स कहाँ पर आता है? हॉरिजॉन्टल सरफेस पर. हॉरिजॉन्टल फोर्स कहाँ पर आता है? वर्टिकल. तो इस डीए सरफेस का दो प्रोजेक्शंस आया समझ में? एक इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ये आएगा, वर्टिकल प्रोजेक्शन ये आएगा. अब इस पर मुझे वर्टिकल फोर्स निकालना है, तो इस सरफेस पर वर्टिकल फोर्स निकलेगा, इस सरफेस पर वर्टिकल फोर्स निकलेगा. अब देखो वर्टिकल फोर्स तो सबसे इजीएस्ट है ना. जैसे बॉटम पे कल निकाला था फोर्स, कैसे निकाला था? प्रेशर इनटू एरिया. तो प्रेशर एच रो जी इंटू एरिया डी एच, डी एच आया समझ में? तो एग्जैक्टली यहाँ पर तुम बोल सकते हो कि सर इसके ऊपर आने वाले लिक्विड का वेट हो गया एक तरह से. लेकिन तुम बोल सकते हो कि सर दिस स्मॉल पार्ट इज मिसिंग, है ना. मेरे को क्रॉस कर सकते हो कि ये सर देखो हर जगह का छोटा छोटा एलिमेंट लेंगे ना आप, तो क्या होगा बताइए सर, बताइए क्या होगा? कि यहाँ पे थोड़ा तो फोर्स बढ़ जाएगा ना. क्यों? क्योंकि ये और नीचे जा रहा है. अगर मैं इधर का सरफेस दूंगा तो यहाँ पर क्या होगा? कम हो जाएगा. तो माय डियर दोस्तों, इसमें तुम बोल सकते हो कि सर ये वाला पार्ट मिसिंग है, लेकिन नहीं मिसिंग, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करा है. इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि उसमें क्या लिया जाता है? डी ए टेंड्स टू जीरो
ये मीनिंग होता है, और DA टेंस टू 0 अगर ये मीनिंग होता है तो वो वाला पार्ट इंक्लूडेड आता है, क्योंकि ये जितने बड़े दिख रहे हैं वो है नहीं, छोटे छोटे से। आया समझ में? तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये देखिए डीवी रोजी कांस्टेंट है, डीवी का इंटीग्रेशन वी होगा, वी इंटू रो इज इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू रो इज इक्वल टू क्या होता है, mg। तो कहने का मतलब दोस्त ये है कि कर सरफेस पर अगर वर्टिकल फोर्स पूछा जाए तो क्या करना है पता है, उसके ऊपर आने वाले लिक्विड का वेट निकालना है। अब एक और इंपॉर्टेंट लाइन इसमें ऐड करता हूं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अबोव द कर्व सरफेस। यहां तक तो आगे समझ में, अबोव द कर्व सरफेस, whether there is liquid or not। अब ये चीज जो है ना, जबकि उसके ऊपर लिक्विड हो या ना हो, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड आएगा दोस्त, चाहे उसके ऊपर लिक्विड हो या ना हो। आया समझ में? इसको मैं अभी आपको क्वेश्चंस बना के क्लियर कर दूंगा। ऑल्दो दिस इज थ्योरी जो कि शायद से 1% भी टीचर्स शायद ही कराते हैं कि कैसे आते हैं, ठीक है। दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स भी समझा देता हूँ, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चंस को ले लेंगे, ठीक। तो सेकंड हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है, ठीक है। सेकंड है हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस। सुनिए, ये सरफेस थी, अब दन दन हम जा सकते हैं। अब इस सरफेस का हमने क्या करा था दोस्तों, एक छोटा सा एलिमेंट लिया था, दिस छोटा सा एलिमेंट इज DA। इस DA का इस पर क्या लगा था बेटा, वर्टिकल फोर्स लगा था, ओके। और इस पर क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टल। इस सरफेस का वर्टिकल प्रोजेक्शन पर हॉरिजॉन्टल फोर्स। और देखना है, ये एक छोटा सा सरफेस हो गया, इसके इस पर क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स will act on vertical projection of surface। Got it? तो DFH इज इक्वल टू क्या होगा, जब सुनो, जब आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है तो क्या करते हैं, प्रेशर एट सेंटर इनटू एरिया। गॉट इट? अब चूंकि दिस सरफेस, ये वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस है ना, ये सरफेस एज स्मॉल एज पॉसिबल है ना, इस सरफेस के एरिया को हम क्या लिख देंगे, DAV, क्योंकि इट इज अ वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो प्रेशर एट दिस, यहां पर लिक्विड यहां तक है, आया समझ में? तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, अगेन H रो जी इंटू DAV। सारे फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होगी, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, रो जी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ H DAV। आया समझ, आया समझ। अब अगर आप इसको विजुअलाइज करोगे तो जो पूरी कर्व सरफेस है ना, देखो पिछली बार जब मैंने आपको एक डेरिवेशन बताया था कि इस वॉल पर फोर्स निकाला था, गॉट इट। तो वॉल पर फोर्स निकालने के लिए हमने क्या करा था कि एक स्ट्रिप ली थी, उस पर फोर्स निकाला था और उसका इंटीग्रेशन करा। बेटा यहाँ की स्ट्रिप्स जो है वो लोकेशन अलग अलग जगह आ रही, लेकिन टोटल फोर्स की डायरेक्शन तो वही है। आया ना समझ में? तो व्हाट इज द डायरेक्ट वे टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स, वो यह है कि इस पूरी सरफेस का वर्टिकल प्रोजेक्शन निकाल। गॉट इट?
गॉट इट? समझाता हूं। हॉरिजेंटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस है ना, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेस का सेंट्रॉइड इनटू एरिया, है ना। तो वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेस आप फाइंड आउट करो, एंड देन प्रेशर एट centroid of that vertical projection into area of projection, into area of the projection. Got it? अब ये थ्योरी है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन जो है आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर कर देगा, और ये क्वेश्चन जो है वो आपको इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आगे एक क्वेश्चन बनाता हूं। पहले समझ लीजिए, फिर कॉपी कर लेना इस क्वेश्चन को। ये एक क्या है? हेमिस्फेरिकल बॉल है। दिस इज ए हेमिस्फेरिकल कंटेनर ऑफ रेडियस आर। इसके अंदर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी क्या है? रो है, डेंसिटी रो है। समझ में? अब यहां पर इस कंटेनर को मैं इस तरह से, ये एक डायमीटर आ गया, ए बी सी डी और ई। समझ में? तो ये जो हेमिस्फेरिकल कंटेनर है, इस कंटेनर पर टोटल कर्व सरफेस पर दो फोर्सेस लग सकते हैं, एक वर्टिकल फोर्स और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स। डेफिनेटली इस कर्व सरफेस पर लगने वाला टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि अगर फ्लूइड में कहीं टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स लग जाएगा तो क्या होगा? वो मूव हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपसे पूछना है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? कर्व सरफेस पर फोर्स, और उसका ये क्वेश्चन जो है आपको पूरा इमेजिन कराएगा कि हाँ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर डिवाइड इट इन टू इक्वल पार्ट्स। इसको दो इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करा बेटा, और दो इक्वल पार्ट्स कौन से हैं? ए सी बी ई। गॉट इट? ए बी सी ई, ये ई है। समझ गया? मतलब ये कि अगर उस बॉल के अंदर आपने ऐसा एक वर्टिकल क्या लिखा, वॉल सपोज करा, तो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसकी कर्व सरफेस कैसी होगी? यानी कि मैं एक तरह से एक हेमिस्फीयर को ऐसे कट कर दूंगा, तो आया ना समझ में? या एक तरबूज है, तरबूज को पहले आधा कट करा और फिर ऐसा और कट कर दिया, तो ये वाला पार्ट। गॉट इट? तो ये कर्व सरफेस कुछ इस तरह की होगी। अब इस कर्व सरफेस पर फाइंड करना है वर्टिकल फोर्स Fv एंड Fh हॉरिजॉन्टल। समझ गए? तो बेटा इसको मैं और विजुअलाइज कराने के लिए आपको दिखा रहा हूं। दिस इज द कर्व सरफेस। इन कर्व सरफेस पर जो फोर्सेस लगेंगे वो कैसे लग रहे हैं? नॉर्मल टू द सरफेस, यस और नो? ये डी एफ लग रहे हैं,
अब अगर तुझे वर्टिकल फोर्स निकालना है तो सबसे इजी कौन सा है? एफ वी। एफ वी के लिए क्या है? वेट ऑफ लिक्विड अबोव कर्व्ड सरफेस। उसके बाद में वेदर वाला लाइन है, चाहे वहां पे लिक्विड हो या ना। वेट कैसे निकालेगा? इस कर्व सरफेस के ऊपर आने वाले लिक्विड का वेट। ठीक है, बताइए वेट इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। पूरे ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसके आधे भाग का वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 पाई आर क्यूब रो जी। दैट इज द आंसर। आया समझ में? तो नॉर्मली लड़के लोग क्या करते हैं, वर्टिकल फोर्स निकालने में कोई तकलीफ नहीं आती। आई तकलीफ है ना? डेरिवेशन मैंने आपको बताया तो चीजें क्लियर हुई कि निकाले कैसे जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके बाद में जब हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है, ये कर्व टोटल कर्व सरफेस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स मैंने विजुअलाइज कराया 0। इसीलिए मैंने पूछा नहीं, मैंने क्या पूछा कि आधे पार्ट पर कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा। तो व्हाट विल हैपन कि इस आधे पार्ट का, इस कर्व सरफेस का हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगा, इस कर्व सरफेस का टोटल वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा। इस कर्व सरफेस का टोटल वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा। तो इस कर्व सरफेस का टोटल वर्टिकल प्रोजेक्शन जो आ रहा है बेटा, वो क्या आ रहा है? फाइंड, इसके लिए मेथड क्या है? फाइंड वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेस। अब ये अगर आपको विजुअलाइज होती है, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस एसी है, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का भी सॉरी हाफ है। अब इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन जो आएगा ना बेटा, वो ये आएगा। गॉट इट? अरे भाई, जो तू इसको डिवाइड कर रहा है, तो मैंने बोला था कि यहाँ पर जब इसको कट कर देगा तो अगर एक तरबूज, आधा तरबूज इसको ऐसा कट करेगा तो क्या होगा? सेमी डिस्क बनेगी। तो वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ कर्व सरफेस इज व्हाट? सेमी डिस्क। अब ये सेमी डिस्क का एरिया कितना होता है? ये वर्टिकल प्रोजेक्शन है, हाफ पाई आर स्क्वायर। और उसका सेंट्रॉइड कहाँ होता है? यहाँ। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या आती है? 4r/3 पाई, ये डिस्टेंस होती है। तो जब मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे? प्रेशर एट सेंट्रॉइड इनटू एरिया। प्रेशर एट सेंट्रॉइड यानी कितना आया? इतनी डिस्टेंस पर प्रेशर, दैट इज व्हाट? 4r/3 पाई रो जी इंटू एरिया इज पाई आर स्क्वायर बाय 2। दिस इज योर, समझे? तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, एक सेमी सिलेंडर है, ठीक है, और इस सेमी सिलेंडर को मुझे बनाने के लिए समझ गए? परफेक्ट। इसके बजाय अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा तो उससे ज़्यादा अच्छा तो ये दिख रहा है कि इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या कर दो? कट कर दो, तो वो सेमी सिलेंडर बन जाए। तो ये सेमी सिलेंडर हो गया जिसकी लेंथ है L, रेडियस है R। करेक्ट? आपको अगेन इस सेमी सिलेंडर पर टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लगेगा? 0, है ना? टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लगेगा? 0। अदरवाइज यहाँ पर
सेमी सिलेंडर में अगर कोई लिक्विड भरेंगे तो भरने के बाद में वो क्या होगा, टॉपल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो दो है। फोर्स ड्यू टू द फ्लूइड प्रेशर कैसा लगेगा, रेडियली लगेगा, लेकिन यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, जिस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो है। फाइंड फर्स्ट है वर्टिकल फोर्स ऑन टोटल सरफेस। एक लाइनर है बेटे, वर्टिकल फोर्स निकालना है पूरी टोटल कर्व सरफेस। और दूसरा है, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, दो पार्ट्स कैसे लेता हूं यहां पर, आगे क्या समझ में, ये ब्लू वाला पार्ट फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन हाफ कर्व्ड पार्ट, है ना, जो कि किससे दिया है, ब्लू से दिया है। इस हाफ कर्व्ड पार्ट पर क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है। तो अगेन यहां पर देखिए, ये एक हेमिस्फेरिकल कंटेनर सपोज कर लेंगे, इसका आधा भाग, इसका जो टोटल कर्व सरफेस है इस पर क्या निकालना, वर्टिकल फोर्स निकालना। तो वर्टिकल फोर्स का सॉल्यूशन क्या आता है, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम अबोव इट। इसके ऊपर जो लिक्विड आएगा उसका वेट निकालना है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी करना पड़ेगा। उसके ऊपर जो लिक्विड आएगा उसका वॉल्यूम कितना आएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर एल रोज, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये उसका आधा है, ठीक है, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर एल इंटू रोज। सेकंड थिंग इज व्हाट, कि आधे पार्ट पर क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है। तो ये आधा कर्व्ड पार्ट इज लाइक दिस, समझा। तो इस कर्व पार्ट का जो वर्टिकल प्रोजेक्शन आएगा ना, वो ये आएगा। क्या बात है, ये वर्टिकल प्रोजेक्शन क्या आएगा, एक प्लेन वर्टिकल सरफेस, जो कि क्या होगी, एल लेंथ की और आर हाइट का रेक्टेंगल होगा। तो फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द हाफ कट पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स ऑन वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ कर्व सरफेस। तो वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ कर्व सरफेस, इसको आप ऐसे कट करोगे तो यू विल गेट अ स्ट्रीप, रेक्टेंगुलर स्ट्रीप, जिसकी लेंथ क्या होगी, एल, और हाइट क्या होगी, आर। तो उसके लिए फोर्स कैसे निकलता है, प्रेशर एट सेंटर इनटू एरिया। दिस इज ए स्ट्रीप, लेंथ एल, हाइट आर, प्रेशर एट सेंटर यानी क्या, ये सेंटर होगा, r/2 रो जी, प्रेशर एट सेंटर, इंटू एरिया, एरिया विल बी L इंटू आर, एरिया विल बी L इंटू आर। आया समझ में। इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं बताता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इस सॉलिड स्फीयर को हमने इस तरह से रखा हुआ है, जस्ट पानी के अंदर, जस्ट सबमर्ज्ड है ना, डूबा हुआ है पानी के अंदर। और लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो है, इसकी डेंसिटी क्या है, सिग्मा, ठीक है। ये स्फीयर को भी आपको विजुअलाइज करना है दो इक्वल पार्ट्स में, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, ठीक है। ये स्फीयर को विजुअलाइज करना है दो पार्ट्स में, एक आ जाएगा ए बी सी ओ और दूसरा आ जाएगा ए डी सी ओ, ओके। आपको क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ड्यू टू फ्लूइड ऑन, फर्स्ट है ए बी सी ओ एंड दूसरा है ए डी सी ओ। ए बी सी ओ, इसके ऊपर नेट फोर्स ड्यू टू द फ्लूइड निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि फ्लूइड इस पे जो फोर्स लगाता है वो कैसे जाएगा, नॉर्मल टू द सरफेस जाएगा, सेंटर से जाएगा। ये जो फोर्स है इसका टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या आएगा, जीरो। फोर्स कौन सा आएगा, वर्टिकल। तो जो पहला पार्ट होगा ये एक स्फीयर है, इस पार्ट पर जो नेट फोर्स लगेगा फ्लूइड के कारण वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन ए बी सी। और ये किसके बराबर होता है, इसके ऊपर आने वाले लिक्विड का वेट, इसके ऊपर आने वाले लिक्विड का वेट, यानी कि इतने लिक्विड का वेट। तो फोर्स ऑन ए बी सी ओ इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड अबोव इट। इसके ऊपर आने वाले लिक्विड का वेट होगा, और इसके ऊपर आने वाले लिक्विड का वेट अगर होगा तो वो निकालना हमारे लिए टेढ़ी खीर नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो पूरा पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा। इसके ऊपर जो पूरा पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इनटू रोज। समझ गया। इसको मैं पूरा अगर ऐसा करूंगा तो वी विल गेट ए सिलेंडर। वो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, आर, रेडियस क्या होगी, आर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर आर माइनस 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रोज। सो योर आंसर इज व्हाट, 1/3 पाई आर क्यूब रोज। अभी थोड़े दिन पहले सरफेस टेंशन का डिटर्मिनेशन करने में भी इसका यूज हुआ था। आया समझ में, आया ना समझ में, समझ में आया। यही चीज अपने वॉल्यूम निकाली थी। दूसरा, फोर्स ऑन विच सरफेस, ADCO। तो ADCO पर फोर्स निकालना है। ये फोर्सेस ADCO पर ऐसे ऐसे लग रहे हैं। तो फोर्स ऑन ADCO इज कर्व सरफेस पर फोर्स। वो बहुत सिंपल है कि इसके ऊपर आने वाले लिक्विड का वेट, चाहे लिक्विड हो या नहीं हो, यहाँ पर लिक्विड नहीं है, यहाँ पर कौन है, सिग्मा डेंसिटी वाला सॉलिड, whether there is liquid or not. So it is equal to what, weight of liquid above it। तो इस कर्व सरफेस के ऊपर
आने वाले लिक्विड का वेट, समझा क्या? तो इसके ऊपर आने वाले लिक्विड का वेट में इसका वॉल्यूम कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है? सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर आर, अभी बताया था। तो इसके ऊपर आने वाले लिक्विड का वेट क्या होगा? टोटल वॉल्यूम इंटू रो जी। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर क्यूब, यानी कितना? 5/3 पाई आर क्यूब रो जी। समझा? कभी कभी इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये डाउनवर्ड फोर्स और ये नेट फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड। और अगर इसको मैं F2 से बताता हूँ और इसको मैं F1 से बताता हूँ, तो F2/F1 का रेशियो कितना होगा? 5:1। F2/F1 का रेशियो कितना आ रहा है? 5:1। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ से आपको ये सीखने को मिलता है कि उसके ऊपर लिक्विड हो या न। ओके, कॉपी कर लीजिए इसे। तो सेकंड पार्ट तक कंप्लीट हो गया, जिसमें पहला मैंने प्रेशर के बारे में बताया, दूसरा मैंने आपको क्या बताया? फोर्स बताया, है ना। अब एग्जैक्टली एक्सेलरेटिंग फ्लूइड बताते बताते फिर मैं बैरोमीटर बता देता हूँ, है ना, क्योंकि अभी जितना टाइम है उसमें हम बैरोमीटर अच्छा कर लेंगे, अगली क्लासेस में हम लोग एक्सेलरेटिंग फ्लूइड पढ़ेंगे, है ना। तो बैरोमीटर, बैरोमीटर एक apparatus है जिससे हम लोग क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते हैं। समझ में? बैरोमीटर एक apparatus है जिससे हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते हैं। और किस बंदे ने बनाया था इसको? टॉरिसेली ने। किसने बनाया था? टॉरिसेली। एग्जैक्टली इसको बताने के पहले मैं आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ये ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन एक बार और बता देता हूं। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके कारण आता है? ड्यू टू वर्टिकल एयर कॉलम, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस टू टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। समझा? तो सुनिए, ये हो गई अर्थ। इस अर्थ पर एक यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर जो एयर कॉलम होगा, ये क्या होगा? एयर कॉलम। इस एयर कॉलम यहां पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे आपको मैंने किसी कंटेनर के अंदर अगर एक लिक्विड भरा था तो उसके बॉटम पर फोर्स बताया था, वो फोर्स किसके बराबर था? प्रेशर इनटू एरिया। अभी हमें प्रेशर निकालना है तो क्या करेंगे? फोर्स अपॉन एरिया करेंगे, और एरिया को भी अगर हमने यूनिट ले लिया तो क्या होगा? जो भी फोर्स होगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट? एयर। अरे एयर को कैलकुलेट करना है, यानी मेरे ये हाथ के ऊपर जो भी एयर का कॉलम आ रहा है, कहाँ तक? टील अप टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर ऐसे थियोरिटिकली जो है वो 360 किलोमीटर तक लेते हैं, प्रैक्टिकली जो है ना वह लगभग 12 किलोमीटर या 8 किलोमीटर तक ही आती है। आया समझ में? तो मेरे इस हाथ के ऊपर आने वाले लिक्विड का वेट, अब मैं मेजर ही नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ लग ही नहीं रहा। उसका कारण क्या है कि इस हाथ के ऊपर भी एयर है और इधर भी एयर है, और दोनों तरफ से क्या लग रहा है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसलिए हमें फील नहीं हो रहा है। अभी मैं इसको मेजर कर रहा हूँ, हाँ फील हो रहा है, अरे हाँ क्या रखा है? मार्कर रखा है। लेकिन अगर मैं एयर को ऐसे तोड़ने लग जाऊंगा तो क्या लगेगा?
कि फिजिक्स वाले ऐसे भी पागल हो जाते हैं, अभी हो गए। आया समझ में? तो कुल मिलाकर यहाँ पर इसके ऊपर आने वाले एयर का वेट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन, इट इज द वेट ऑफ एयर कॉलम having unit cross section area, unit cross section area is called atmospheric pressure। समझ में? यानी इस पूरे एयर कॉलम में आने वाले एयर का वेट है ना, या फोर्स एक्सर्टेड बाय और फोर्स exerted by a vertical air column of unit area of cross section। फोर्स एक्सर्टेड बाय, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ले लो, 1 यूनिट ले लो। फोर्स एक्सर्टेड बाय vertical air column of unit area of cross section on Earth's surface is called atmospheric pressure। Got it? इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में है? अगर आप मान लो कि वेट ही निकालना है ना तेरे को यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में आने वाले लिक्विड का, अब यार ये तो डिफिकल्ट होगा, ठीक है, कि इस कॉलम में आने वाले लिक्विड का वेट कैसे निकालूं। क्यों डिफिकल्ट क्यों होगा? क्योंकि डेंसिटी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वेरी होती जाती है और हमें कोई इजी चीज़ नहीं है। तो टॉरिसेलिस ने क्या सोचा था कि उसने ये सोचा कि यार लोग क्या करते हैं, एप्पल खरीदने चाहते हैं, तो एक फिजिकल बैलेंस होता है, उससे वो क्या करते हैं, इधर 1 kg का एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, वेट रखते हैं, और इधर एप्पल रखते हैं, दोनों बैलेंस कर जाते हैं तो क्या हो जाता है, 1 kg एप्पल मेजर हो जाता है। ऐसा तो फिजिकल कॉलम जैसा कुछ करा जाए, एक तरफ क्या होगा एयर कॉलम होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, एप्पल होगा। ठीक है, आया समझ में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत खतरनाक चीज़ है बेटा। बहुत सारे वीडियोस आप लोग देख चुके होंगे कि लोग क्या करते हैं, है ना, टाइम पास करने के लिए वीडियो बना देते हैं कि यार एक कंटेनर ले लिया, है ना, बहुत, यानी कि जिस वो बिस्लरी वगैरह का जो प्लास्टिक का कंटेनर आता है ना, जो कि इजीली तुम उसको प्रेस भी नहीं कर सकते, और उसके अंदर क्या करते हैं कि वो वेपर, वाटर वेपर्स पास कराते हैं, है ना, इधर दोनों तरफ होल करके, एक तरफ तो होता ही है, और वो वाटर वेपर्स पास कराते हैं, एंड ऑल ऑफ सडन जो है ना वो दोनों तरफ को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और ऑल ऑफ सडन जैसे ही बंद कर देते हैं ना, तो वो जो बिस्लरी का हैवी कंटेनर आता है जो 50 लीटर वगैरह तक का होता है, वो क्या हो जाता है, पूरा डिफॉर्म्ड हो जाता है। समझ में आए? तो कुल मिलाकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा बहुत ही हाई वैल्यू वाली चीज़ है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसको अभी आपको समझोगे तो पता पड़ेगा। अभी तो मेरे को क्या बताना है, टॉरिसेलिस एक्सपेरिमेंट बताना है, जिसने इसने ये बताया था कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकालेंगे। इट इज़ लाइक उसके लिए तो वैसे ही था कि यार उसने सोचा कि यार एप्पल को मेज़र करना है, 1 kg एप्पल को, दैट इज़ उससे उसने पूरे एयर कॉलम को मेज़र कर लिया। अब देखो, एक तरफ अगर एप्पल है और एक तरफ 1 kg, एप्पल का एक गिवन वॉल्यूम होगा, इधर 1 kg है जो कि आयरन का वगैरह का होता है, और इधर अगर मुझे कॉटन मेजर करना है तो कॉटन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और इधर तो मुझे एयर को ही मेजर करना है कि एयर का, तो यार एयर का एक वर्टिकल कॉलम जो कि बहुत हाइट तक है उसको मेजर करना है, तो उसको उसने बैलेंस किससे करा,
ऐसे लिक्विड से जिसकी डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। और उसने कौन सा लिक्विड लिया दोस्त, मर्क्यूरी। आया समझ, उसने कौन सा लिक्विड लिया बोस, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी से हम लोग क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकालेंगे। गॉट इट। अब मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसका नाम क्या है, टॉरिसेलियन टॉरिसिलिस एक्सपेरिमेंट। गॉट इट। तुम्हें क्या लेना पड़ेगी यहां पर, एक मर्क्यूरी का कंटेनर लेना पड़ेगा, एक कंटेनर लेना पड़ेगा। ये हो सकता है ग्लास का हो, इसके अंदर कौन भरी हुई है, मर्क्यूरी। ये मर्क्यूरी है। दूसरा हम क्या करेंगे, एक ट्यूब लेगा जिसकी हाइट जो है अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर है, 1 मीटर है। और इसमें हम यहाँ पर अंदर किसको फील्ड कर देंगे, मर्क्यूरी। इधर भी मर्क्यूरी का टब, और ये मर्क्यूरी की यानी एक ग्लास की कंटेनर, पाइप, उसके अंदर मर्क्यूरी फील्ड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, थंब लगाएंगे, और उसके बाद में इसको इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्टेड इन टब, टब में उल्टा कर देंगे, टब में उल्टा कर देंगे। तो इस तरह के कार्यक्रम जो है हमारे किसने करे थे, टॉरिसेलियन ने करे थे। समझ गए, ये इन्वर्टेड कर दिया, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, चलता है। अब ये यहाँ पर लिक्विड लेवल जो है ना वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर हाइट तक आकर रुक जाते, एक पर्टिकुलर हाइट तक आकर रुक जाते, लिक्विड लेवल फॉल होता है, और वो हाइट जो है वो कितनी होती है, 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मर्क्यूरी। दिस इज सरप्राइजिंग कि इतने कॉलम को कौन होल्ड कर रहा है। आया समझ में, यहां पर लिक्विड उठ के नीचे क्यों नहीं गिरा पूरा, यहां पर आकर क्यों रुक गया, 76 सेंटीमीटर पर आकर क्यों रुक गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे भी प्रेस करता हूं तो ये लिक्विड ऊपर जाकर यहां से फ्री सरफेस से हाइट 76 सेंटीमीटर है, इसको मैं थोड़ा उठाता हूं तो भी ऐसा होता है, इसको मैं इंक्लाइन करता हूं तो भी वर्टिकल हाइट क्या होती है, 76 सेंटीमीटर, चाहे कुछ भी करो, वर्टिकल हाइट 76। अब तुम ये मत बोलना कि इसकी हाइट ही ऊपर की तरफ 76 से कम होगा तो क्या होगा, है ना। आया समझ में। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है, तो एक तरफ फिजिकल बैलेंस के एक पैन में कौन है, 1 kg का वेट, और दूसरी तरफ कौन है, कॉटन। यहां पर एक तरफ कौन है, ये मरकरी कॉलम है, और दूसरी तरफ कौन है, एयर कॉलम है। आया समझ में, यानी यहां पर क्या प्रेशर होगा बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पॉइंट ए हो गया, और यहां पर क्या होगा, बी पॉइंट पर प्रेशर ड्यू टू द मर्क्यूरी कॉलम। तो यहां का ऊपर की पूरी एयर जो कि कहां तक, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर तक है, वो एयर का कॉलम जो थ्रस्ट एग्जर्ट कर रहा है, जो प्रेशर लगा रहा है, दैट प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दिस मर्करी। बस सिंपल। आया समझ में। उसका कारण एक मेन है कि जब ये मर्करी लीना तो लकीली यहां पर जो पार्ट हो गया उसको नाम दिया टॉरिसिलियन वैक्यूम। इसको क्या नाम दिया, टॉरिसिलियन वैक्यूम। क्यों, क्योंकि इस पार्ट में इट कंटेन फ्यू वेपर ऑफ मर्करी ओनली। उसमें कुछ मर्क्यूरी की वेपर्स ही है, अदरवाइज उसमें कुछ भी नहीं है, नो एयर। देयरफॉर
यहाँ पर प्रेशर क्या आता है, जीरो। यहाँ पर प्रेशर क्या आता है, जीरो। उसके जस्ट ऊपर प्रेशर क्या है, जीरो। तो व्हाट इज द थॉट, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द टॉरिसेलियन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन, या बैरोमीटर का क्या कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है कि वर्टिकल column of mercury is balanced by force due to air column over the tub of mercury। मरकरी के टब में जो फोर्स ड्यू टू द एयर कॉलम है ना, उससे बैलेंस होता है। तो इस तरह से प्रेशर एट ए किसके बराबर होगा, पी नॉट, और प्रेशर एट बी किसके बराबर होगा, जीरो प्लस एच रो जी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर आया, एच रो, क्योंकि प्रेशर एट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। अब अगर हम इसको निकालते हैं बेटा, तो ये क्या आता है, 0.76 मीटर, हाइट है 76 सेंटीमीटर है, 0.76 मीटर। डेंसिटी ऑफ मरकरी आता है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, इंटू जी की वैल्यू आती है 9.8। सो इट इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर, है ना, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दिस इज व्हाट बैरोमीटर। अब इसके बाद में अगर हम यहाँ पर और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीजें क्या है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, है ना। चलो, ये संस्कार पे सबका ध्यान जाता है ना, ये संस्कार है, इसकी स्किन है, और इसकी स्किन का एरिया इज इक्वल टू है 1.5 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसकी पूरी बॉडी की स्किन जो है वो निकालते जाएंगे और उसको स्प्रेड कर दें, तो इसकी पूरी स्किन का एरिया जो है ना, फिर क्या होगा, 1.5 मीटर स्क्वायर है। वो संस्कार नहीं दिखेगा, फिर भूकार दिखेगा, है ना। तो कुल मिलाकर इसकी स्किन का टोटल एरिया ईश्वर ने कितना दिया है, 1.5 मीटर स्क्वायर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा। अभी पता पड़ेगा कि यार हम कितना बोझ सह रहे हैं, है ना। तो वो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना है, 1.013 इंटू 10⁵ इंटू एरिया कितना है, 1.5। तो याद रहेगा 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन। इतना न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। चलो इसको केजी वेट में निकालते, तो 1.5 इंटू 10⁴ केजी वेट हो, इतने किलोग्राम वेट के बराबर ये भार महसूस कर, आया समझ में। इट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻² क्विंटल वेट, इट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टन वेट, आया समझ में। यानी इस पर 15 टन वेट लग रहा है। तो ये एक सामान्य अदना सा इंसान भी कितना भार महसूस कर रहा है, पता है ना। 15 टन इसके ऊपर बांध लाद देंगे ना, तो जैसा वो मिक्की माउस वगैरह में आता है ना, कि वो एक आदमी जो था वो उसका जेरॉक्स निकल जाता है ना, इस तरह से इस पे 15 टन आएगा, तो इसका
जेरोक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। तो कुल मिलाकर ये अदना सा इंसान 15 टन वेट महसूस कर रहा है। लेकिन ऐसे कैसे? तुम बोलोगे सर मुझे तो महसूस ही नहीं होता। तो मैंने अभी बताया था कि ये हाथ पर ऊपर भी लग रहा हो, इधर भी लग रहा है, ऐसा कुछ थॉट आएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है उसका आंसर। देखो क्या है, भगवान ने हमें कैसा बनाया है, ये संस्कार जो है वो कैसा है, कॉटन जैसा, रुई जैसा। ठीक है, आगे समझ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि एक कंटेनर है, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करा। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि एक दो हेमिस्फीयर दिए थे, दोनों की रेडियस 1 मीटर थी, दोनों को हमने मिलाया था और दोनों के अंदर वैक्यूम क्रिएट करा था। इधर से 8 घोड़े और इधर से 8 घोड़े, 16 घोड़े उन दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एज इट इज रहते। और अगर उनके बीच में जरा सी भी एयर आ गई ना तो इजीली सेपरेट हो जाए। आया समझ में? तो ये एक्सपेरिमेंट आपने 8-9 में पढ़ा था। तो कुल मिलाकर एक स्फीयर जो है वो क्या होता है, वो कॉटन जैसा नहीं होता है ना, उसके अंदर एयर ट्रांसफर नहीं हो सकती। लेकिन हमारे भगवान ने हमें कैसा बनाया है कि हमारी स्किन जो है उसमें अनगिनत छोटे छोटे पोर्स, दैट इज लाइक कॉटन। कॉटन के बाहर भी एयर होती है और अंदर भी एयर होती है। तो वैसे ही इस स्किन के बाहर और अंदर ये दोनों के प्रेशर जो है वो, थ्रस्ट जो है वो बैलेंस हो। जैसे सरफेस टेंशन में एक लाइन के दोनों तरफ फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट थे तो किसी एक तरफ की बात करी थी, वैसे ही हमारी बॉडी की ये स्किन के बाहर और अंदर प्रेशर क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि भगवान ने तुझे कैसा बनाया है, तुझे कैसा बनाया है, तुझे कैसा बनाया है, लाइक ए कॉटन। और कॉटन यानी ये स्किन जो है ना, इसमें छोटे छोटे पोर्स होने के कारण। आया समझ में? अब तुम बोलोगे कि सर हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो क्या होता है? हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन बॉडी के अंदर का प्रेशर क्या रहता है, वही रहता है। और वही रहता है तो हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण नर्व्स जो है वो ब्लास्ट हो जाते हैं ज़्यादातर। पहले नाक वाक के ब्लड वहाँ से शुरू हो जाता है और इस तरह की चीज़ें होती है। इसलिए ऊपर जाओ तो इतना मत जाओ कि ऊपर ही पहुँच जाओ। ठीक है, आया समझ में? तो उसके साथ में प्रेशर मेंटेन करके जाते हैं। इसीलिए जो स्पेसशिप में जाते हैं ना, वो एस्ट्रोनॉट के लिए अलग सा केज होता है। ठीक है, या उनकी एक ड्रेस अलग होती है। अब उसके बाद में कुछ गलत बोला भाई? तो इतना हंस क्यों? हाँ, कुछ विजुलाइज हो रहा है कि हाँ ठीक, आगे समझ में। तो मैंने अभी क्या बताया है, एक इंसान कितना भार महसूस कर रहा है उससे खुद को नहीं पता, और उसका कारण है भगवान ने हमारी स्ट्रक्चर जो बनाई है वो। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलता कि व्हाट हैपेंस व्हेन बैरोमीटर या टॉरिस सीरीज एक्सपेरिमेंट इज डन बाय वाटर इंस्टेड ऑफ Hg, मरकरी नहीं मिल रही है, पानी तो सभी जगह है ना। तो अगर हमारे टॉरिसिलियन साहब जो है वो क्या करते, पानी पानी का से वो करते तो क्या होता, देखते हैं उसके लिए। तो अगर हमारे साहब कौन, टोरिसिलियन, वो क्या करते हैं, समझ गया? समझ गया? अब कौन आ जाएगा, पानी। यहां पर भी क्या है, पानी। बाकी तो तुम्हारे को पानी में पानी पूरी याद आती। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर ये पानी के साथ इस एक्सपेरिमेंट को करते तो क्या होता, सुनिए। यहां पर क्या है, फोर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहां पर क्या है, इस वर्टिकल कॉलम का प्रेशर। तो यहां पर प्रेशर और इसकी हाइट मान लेते हैं
H1 रहती, तो P नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, H1 इंटू रो की जगह डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। P नॉट कितना है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5। अब मुझे हाइट निकालना है रे, हाइट ऑफ द वाटर कितना आएगा, H1 निकालना है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, समझा रे। तो H1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है, 10.2 मीटर, समझा। 76 सेंटीमीटर कॉलम से अभी काम हो चुका था, अभी यहाँ पर कितनी आ रही है 10.2 मीटर। तो यहाँ पर एक फ्रॉड ये आता कि बहुत बड़ा कॉलम लेना पड़ता। दूसरी चीज आती है कि यहाँ पर एग्जैक्ट वैक्यूम नहीं आता, एग्जैक्ट वैक्यूम नहीं आता। तो ये दोनों रीजंस के कारण हम लोग नहीं कर पाए, ठीक है, समझ में आया। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू व्हाट, 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी, और इट इज इक्वल टू व्हाट 10.2 मीटर कॉलम ऑफ वाटर, समझ में आया। अगर मान लीजिएगा कि ये हमारा नागपुर, नागपुर में फुटाला तालाब, ये फुटाला तालाब है ना, इसके ऊपर एक सुपरमैन उड़ रहा है, ये उसकी चादर है, ये सुपरमैन, ओके, वैसे ही बनता ना वो हवा में लहराती है, ओके। और इसको क्या है कि प्यास लगी, तो उसने एक स्ट्रॉ जो है वो डाली फुटाला तालाब, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉ है इसने पीने के लिए जो डाली है फुटाला तालाब में, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, आया समझ में। तो जब वो स्ट्रॉ को फुटाला तालाब में डालेगा, एंड द हाइट ऑफ द स्ट्रॉ, लेंथ ऑफ द स्ट्रॉ, अगर मान लीजिएगा 13 मीटर, तो क्या वो 1 स्ट्रोक में पानी पी सकता है, ऑल्दो अगर वो सुपरमैन भी हो, है ना। कौन कौन से आ गए आजकल पता नहीं, है ना, शक्तिमान तो थे हमारे समय में, तुम्हारे समय में है ना सारे बेईमान, ठीक। तो कुल मिलाकर जब ये स्ट्रॉ जो है, अगर इसकी हाइट मोर देन 10.2 मीटर है, तो वह एक स्ट्रोक में पानी नहीं पी सकता। एक स्ट्रोक का मतलब है जस्ट वन टाइम उसने खींचा पानी, तो नहीं कर सकता। उसका कारण है कि जब हम पानी पीते हैं स्ट्रॉ से, तो हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसे सक करते हैं तो वहां पर ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट होता है, आया समझ में। और वो वैक्यूम जब क्रिएट होता है ना, तो वो पानी का क्या करता है, रश करता है, कहाँ पर, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। तो जब ये बंदा ऐसे करके पानी खींचेगा तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, और वैक्यूम क्रिएट होगा तो वाटर लेवल कैन राइज अप टू द हाइट ऑफ 10.2 मीटर इन 1 स्ट्रोक, आया समझ में। तो ये फेल होगा when length is more than 10.2, आया समझ। या फिर उसको मल्टीपल टाइम जो है वो खींचते रहना पड़ेगा, तब जाकर पानी पीकर वो बाहर और आगे उड़ जाएगा, है ना, नागपुर को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो चीज़ें थी ना बेटा, ये एक कई बार क्या होता है कि हम लोग इसको भी थोड़ा बहुत कम से ही बताते हैं। अब आखिरी बात इसकी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ दोस्त, बैरोमीटर की। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टॉरिसेलियन एक्सपेरिमेंट। टॉरिसेलियस बहुत अच्छा बंदा था, है ना, और बहुत सारे काम इसने करे थे। कुछ काम जो है तुम्हारे कोर से भी हट गए, क्योंकि एक विस्कोसिटी में इसका एक एक्सपेरिमेंट था वो हट गया, क्योंकि है ही नहीं इसको। अब द लास्ट थिंग, अगर मैंने टॉरिसेलियन एक्सपेरिमेंट करा, गॉट इट, मैंने क्या करा था, ये पाइप लिया था, इसको कहाँ फिल करा था, मर्क्यूरी में, समझ गया। इसकी हाइट कितनी आई थी, 76 सेंटीमीटर कॉलम,
अगर मैं इसको नीचे ले जाता हूं या फिर अप मूव करता हूं तो भी क्या होगी, हाइट रिमेन्स सेम, इसमें कोई प्रश्न नहीं है ना, उत्तर ही आपको पता है तो ठीक। अब उसके बाद में तू इसको टेढ़ा कर देता है, टिल्ट कर देता है, टिल्ट कर देता है, समझ गया, तो क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगी बट हाइट क्या होगी, सेम रहेगी, एंगल थीटा होगा। तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन cos theta. This height is L, this length is L, this height is H. Got it? अब क्या बताऊं मैं तुमको, मत बताओ, आया समझ में? अब क्या बताऊं, ये कैपिलरी, सॉरी ये ट्यूब, इसके अंदर यहां पर कौन है, मर्क्यूरी। ओके, समझ में है? समझ में है? अगर मैं यहां पर ये होल है तो क्या होगा, मर्क्यूरी लीक नहीं होगा, नो लीकेज होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेशर क्या है, बाहर वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहां का प्रेशर क्या है, अंदर प्रेशर P0 से लेस है, तो इसलिए इधर का लिक्विड बाहर नहीं आएगा, वो उसको होल्ड कर देगा। समझ में है? यहाँ पे थोड़ी सी कर्वेचर चेंज हो जाएगी, समझ में है? अगर मैं टॉर्सलिन एक्सपेरिमेंट को कहां पर, अगर मैं इसको किसी दूसरे प्लेनेट में वो करता हूं, चलो ठीक है जाने दो, क्योंकि वो चीज़ जो है वो सरफेस टेंशन में ली जाती है, इतना पार्ट जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ख़त्म होता है अगली क्लासेस में, मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है कंटेनर, जिसके अंदर फ्लूइड रखा है वो एक्सेलरेटिंग रहेगा, लेकिन फ्लूइड जो है वो कंटेनर के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट में रहेगा, और उसमें प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है, इजी पार्ट है। ओवरऑल उसके कंसेप्ट सिखाने के बाद में जब सॉल्व करा जाता है ना तो बहुत इजी है, उसको पढ़ कर आइएगा, आपके नेक्स्ट लेक्चर में दिया होगा, ठीक।